डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा 7वीं, पाठ 1 समानता। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय तत्वों के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्रीय तत्व कौन कौन से होते हैं। कि सरकार, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है और यदि कोई सरकार सही से काम नहीं करती तो हम उसे पहले भी उनको हटा सकते हैं उनके पद से। और जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों, शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। 6ठी कक्षा में भी आप समानता के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस अध्याय में हम और गहरे से पढ़ेंगे। मत अधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता को वोट देने की लाइन में खड़े होने से शुरू होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी को, वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क कौन होते हैं? जो 18 वर्ष के से ऊपर की आयु के होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों और उनका शिक्षा स्तर कुछ भी हो, या वे किसी भी जाति या वर्ग के हों, चाहे वे गरीब हों या अमीर हो। इस जैसे कि आप पिछले वर्ष भी पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार उसे कहा जाता है। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, उसे वोट देने का अधिकार है। अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता जैसे उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में हैं और जिन्हें मत अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन, कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय यह है कि निम्नलिखित 2 कहानियों को हम पढ़ेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी असमानताएं हैं। भारत में समानताएं प्रचलित असमानताओं में से एक है, जैसे जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था वो होती है जिसमें हम समाज को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं और उन्हीं के अनुसार उनके कार्य भी बांटे जाते हैं। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत व्यवस्था को की पहचान का अनुभव शायद छोटी उम्र में ही हो जाता है। और यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप सोचेंगे कि लोग शहर में लोग जात पात पर विश्वास नहीं करते, परंतु एक मुख्य समाचार पत्र में यदि आप वैवाहिक कॉलम, विज्ञापन के कॉलम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी के दिमाग में भी जाति व्यवस्था अभी भी घर किए हुए। आइए इस कहानी के द्वारा हम बताएंगे कि स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दलित जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे वर्ग के लोग होते हैं समाज में, और दलित के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जातियों के लिए लोग स्वयं संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं और उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से दूर बैठना पड़ता था और कई बार तो उन्हें ज़मीन पर भी बैठना पड़ता था, और बैठते वक्त जगह ख़त्म हो जाती थी, चटाई छोटी पड़ जाती थी तो उन्हें दरवाजे के पास जाके बैठना पड़ता था, और जिससे अक्षर जो थे बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर भी धुंधले दिखाई देते थे, और कभी कभी बिना कारण ही टीचर उनकी पिटाई कर देते थे। ये सब असमानताएं जो थी वो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि को सहनी पड़ी बचपन से ही। और इस प्रकार जो है प्रधानाचार्य ने भी ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाने को कहा, और वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए लंबा चौड़ा मैदान में झाड़ू देना एक बहुत मुश्किल काम था, जिसके उनकी कमर में भी दर्द हो जाता था। स्कूल के कमरों में की खिड़की और दरवाजों
से मास्टरों और लड़कों की आंख छिपकर तमाशा देख रही होती थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती थी, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा, तो उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर जाते हुए उच्च स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर जी, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखना कि मास्टर यूँ यहीं पढ़ेगा और इसी मदरसे में। बल्कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो इसी मदरसे में ही पढ़ेगा, मास्टर हो तो कर लो जो कुछ करना है। तो उनके साथ मतलब कितना बुरा व्यवहार होता था। और एक दूसरी जो कहानी है आधारित है, जो भारत में एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश लोगों के साथ ऐसा सामान्य होना सामान्य बात है। एक अगली कहानी है श्रीमती अंसारी की, जो शहर में किराए का मकान लेना चाहते थे और वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी और मकान ढूंढने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। तो उन्होंने उन्हें बताया कि मकान तो खाली है जानते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो जो है मांसाहारी हैं और मुस्लिम परिवार से हैं, तो उन्होंने उसको मकान किराए पर देने से मना कर दिया। तो इस प्रकार अंसारी दंपत्ति को भी क्या है कि अपनी इस असमानता का जो है यहाँ पे सामना करना पड़ा। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय लोग, कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता था कि उनका जन्म किस जाति में हुआ है, किस लिंग में हुआ है, किस धर्म में हुआ है, या वे उच्च धर्म के हैं या निम्न धर्म के हैं। तो जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ भी ऐसा हुआ, जब उनके गरिमा को ठेस पहुंची। गरिमा होती है सम्मान। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। ऐसी अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर न देने से इनकार कर दिया, तो उनके सम्मान को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उसके आत्मसम्मान को उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों के लिए समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति, चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, चाहे वे किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, चाहे वो हिंदू धर्म को मानता हो, मुस्लिम को मानता हो, ईसाई को मानता हो, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता पूरी तरह से खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए जब कोई कानून नहीं था, लेकिन अब अनेक ऐसे कानून बन चुके हैं जो उनके सम्मान और उनकी समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान उनमें दिए गए हैं, उनमें निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली नौकरानी जो महिला है, उस सभी को कानून के का पालन करना है। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने पर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क हो गए, बस स्टैंड हो गया, अस्पताल हो गए, इन पर जा सकता है, उसे पूरी अनुमति है। और जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया, यानी कि अस्पृश्यता जो है वो अपराध है, जो इसको मानेगा उसको दंड दिया जाएगा। शासन ने संविधान द्वारा माने किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के साथ समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के साथ जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हुआ था, उनका जीवन सुधारने के लिए भी योजनाएं बनाई है।
इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर को भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु के राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने से के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से मतलब कि रेगुलर वो स्कूल में आना जाना शुरू हो गए। और पहले बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु जब से स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया और वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं रही। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम दिया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख को मिटाने में सहायता की, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे। इसी कारण पढ़ाई में उसका ध्यान केंद्रित भी नहीं हो पाता था।